तो सत्ता में आज सबसे पहले उस माफिया की बात जिसने इलाहाबाद में रहते हुए पूरे पूर्वांचल में अपने खौफ की सत्ता कायम की, जिसके नाम से लोग कांप जाते थे। लेकिन घड़ी का पहिया ऐसा घूमा कि आज वो माफिया उस प्रयागराज में डर से कांप रहा है। जहां कभी उसकी तूती बोलती थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, गला सूख रहा है, और ये सब कुछ तब जब गाड़ी भी नहीं पलटी है। हम बात कर रहे हैं उस अतीक अहमद की जो साबरमती जेल से नैनी जेल पहुंच चुका है। करीब 24 घंटे से हर टीवी स्क्रीन पर उसकी जेल यात्रा की तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन आज हम उसी अतीक अहमद पर सत्ता के ऐसे 5 चैप्टर खोलने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने अब तक ना देखा होगा ना सुना होगा। आज हमने अतीक अहमद की किस्मत पलटने वाली एक सत्ता की कुंजी भी तैयार की है। इसके पहले चैप्टर में आज हम आपको दिखाएंगे एक तांगे वाले का बेटा आखिर कैसे उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड माफिया बन गया। दूसरे चैप्टर में देखिएगा 17 साल की उम्र में माफिया बनने वाला अतीक अहमद 27 साल की में सत्ता का घी पी पी कर कैसे हट्टा कट्टा होता चला गया और उसका रसूख बढ़ता गया। तीसरे चैप्टर में हम अतीक के बिजनेस की बात करेंगे जो हत्या, अपहरण और अवैध वसूली से शुरू हुआ और कैसे ठेकेदारी, रंगदारी और गुंडा टैक्स में तब्दील हो गया। चौथे चैप्टर में अतीक की प्रॉपर्टी की बात होगी, अरबों का वो साम्राज्य जो उसने आतंक के ढेर पर खड़ा कर दिया। लेकिन 5वें चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि कैसे योगी के आगे प्रतीक की किस्मत पलट गई और आज इलाहाबाद का एक डॉन अपने ही इलाके में कांपते हुए पहुंचा। लेकिन ये चैप्टर खोलने से पहले हम आपको अतीक की जेल यात्रा का एक क्विक रिकैप दिखा देते हैं। तो पुलिस की क्राइम फाइल हो या अतीक के नाम से कांपने वालों की लंबी चौड़ी लिस्ट, हर जगह इस किरदार की पहचान कई कुख्यात नाम से रही है। किसी के लिए वो माफिया रहा तो किसी के लिए गैंग लीडर। पुलिस के रिकॉर्ड्स में एक हिस्ट्री शीटर होने के नाते उसके गुनाहों की लंबी चौड़ी फाइल है। तो कोई उसे बाहुबली, दबंग के नाम से भी जानता रहा है। कभी अतीक लोगों के लिए आतंक का दूसरा नाम तक बन गया। लेकिन आज योगी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद उसी अतीक को यह खौफ खाया जा रहा है कि उसका आगे क्या होगा, क्योंकि अब उसकी क्राइम कुंडली के एक एक गुनाह का वक्त आ चुका है। अतीक अहमद पर हत्या का पहला केस साल 1989 में दर्ज किया गया था और तब उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसके बाद एक तांगा चलाने वाले का बेटा जो उनकी दुनिया में पहला कदम रखने के बाद धीरे धीरे अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अतीक अहमद एक इंटर स्टेट गैंग का संचालक रहा है। उसके गैंग का नंबर IS 227 है। इसके बाद अतीक ने ना कभी पुलिस की परवाह की, ना कानून के बारे में सोचा। साल 1985 में उस पर गुंडा एक्ट लगा और फिर 1986 में उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अतीक अहमद वो माफिया रहा जिस पर यूपी का पहला गैंगस्टर होने का ठप्पा लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अतीक अहमद पर हुमनगंज में एक दिन में 114 केस भी दर्ज किए गए और उस पर कुल मुकदमों की संख्या 160 से ज्यादा है। हालांकि उसे कई केस में बरी भी किया जा चुका है। लेकिन अब अतीक के गुनाहों का घड़ा भर चुका है और योगी राज में उसका मुकम्मल हिसाब किताब करने की तैयारी हो चुकी है।
अब अतीक अहमद पर सत्ता का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे सत्ता का स्वाद चखते ही अतीक का रसूख बड़ा होता चला गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा और इसी के बाद खुद को बचाने के लिए उसने सियासत को अपना कवच बना लिया। अतीक अहमद 5 बार विधायक रहा और एक बार उस फूलपुर सीट से सांसद रहा जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। अतीक ने 1989 में यूपी चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई और जीत भी गया। माफिया से एक माननीय विधायक बनने की ओर अतीक अहमद का यह पहला कदम था और इसके बाद लगातार कई वर्षों तक इलाहाबाद वेस्ट सीट पर अतीक अहमद और उसके वर्चस्व की तूती बोलती रही। अतीक अहमद ने वहां से साल 1991, 93, 96 और 2002 में लगातार जीत हासिल की। एक वक्त में अतीक अहमद एक ऐसा नाम बन गया जिस पर कई राजनीतिक पार्टियां दांव लगाने को तैयार हो गईं और उनके आशीर्वाद से अतीक राजनीति का निर्मल आनंद लेता रहा। वो जब जिस पार्टी से चाहता चुनाव लड़ता और जीत हासिल कर लेता। माफिया अतीक अहमद 3 बार भले ही निर्दलीय विधायक बना, लेकिन 1996 में उसने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और साइकिल पर सवार होकर सत्ता की रेस जीती। इसके बाद 2002 में वो अपना दल के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहा। फिर साल 2004 में दोबारा समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठ गया और फिर फूलपुर से सांसद का चुनाव जीतने में कामयाब हो गया। यानी 2004 में सांसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई उसे हर जगह कामयाबी मिलती चली गई। अब सत्ता के अगले चैप्टर में हम आपको माफिया अतीक अहमद के बिजनेस मॉडल और उसके अवैध साम्राज्य के बारे में बता देते हैं। अतीक जब गैंगस्टर था तो हत्या, डकैती, अवैध कब्जा और अपहरण जैसे अपराधों के जरिए अपनी सत्ता को बढ़ाता गया, लेकिन इसके बाद उसने सियासत को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और फिर संगठित अपराधों पर ज्यादा फोकस करने लगा। यानी वो आपराधिक घटनाओं के ज्यादा आर्थिक साम्राज्य मजबूत करने में लग गया। इसके बाद ठेकेदार रंगदारी से धन उगाही करना उसका सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया। यानी करीबियों के नाम पर करोड़ों अरबों के ठेके लिए और बाद में कमीशन लेकर उन्हें दूसरों को दे दिया। इसके बाद रंगदारी, वसूली और गुंडा टैक्स से भी अतीक अहमद ने अरबों रुपए कमाए। चौंकाने वाली बात यह रही कि जेल जाने के बाद भी वो सलाखों के पीछे से अपना साम्राज्य चलाता रहा। वो जेल से ही अपने गुर्गों को ऑर्डर देता था। आरोप है कि उमेश पाल की हत्या का प्लान भी उसने जेल में ही बैठकर बनाया था। लेकिन अतीक अहमद ने यह नहीं सोचा होगा कि उसकी एक कोशिश ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित हो सकती है। आपको क्यों डर लग रहा है? आपको डर क्यों लग रहा है इस चीज का? कर सकते हैं। मेरे आदमी की हत्या करवाने में इन सबका हाथ रहा है, तो मैं बार बार उनसे कहूँगी कि उन्हें कड़ी दंड दिया जाए और उनको जीने का हक बिल्कुल छीन दिया जाए। न्याय तो हम सुनेंगे, क्या अदालत न्याय देती है, लेकिन न्याय के साथ साथ मेरा ये कहना है जैसे मेरे बेटे का मर्डर हुआ है वैसे आसरा पड़ा इसका बेटा अगर मारा जाए तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। उत्तर प्रदेश की न्यायालय ने तारीख पे बुलाया है और तारीख पे बुलाया है तो जैसा कल निर्देश होगा न्यायालय का उसका हम अनुपालन करेंगे। कार्रवाई हो रही है और सरकार किसी को न्याय नहीं दिलाना चाहती। सरकार हर चीज में वोट ढूंढती है। ये माननीय न्यायालय का मामला है और माननीय न्यायालय जो भी आदेश देगा उसका अनुपालन कराना हमारा धर्म है। तो अतीक अहमद ये अच्छी तरह जानता है कि योगी राज में उसके सबसे बुरे दिन चल रहे हैं और अब वक्त किए की सजा भुगतने के लिए उसको तैयार रहना होगा। तभी तो अब उसे साबरमती जेल से नैनी जेल लेकर आया गया। वो उस वक्त डरा हुआ था, हालांकि वो बार बार अपनी मूंछों पर ताव मारकर यह दिखाने की कोशिश करता रहा कि सब ठीक है। लेकिन यूपी में एंट्री से पहले ही सोशल मीडिया पर अतीक से जुड़े कई मीम्स वायरल हो गए।
जिसमें लोगों ने खूब मज़े भी लिए। उन्हीं में से कुछ मीम आज हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें आज लोगों ने अतीक अहमद को विकास दुबे से जोड़ दिया। फिल्मों के अलग अलग दृश्यों के आधार पर इन मीम्स को तैयार किया गया। अतीक से जुड़े मीम्स अब वायरल भी हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ अतीक ही अपराध की दुनिया का बड़ा नाम नहीं बना, बल्कि उसकी छत्रछाया में जुर्म की दुनिया के बीच उसके परिवार में भी ये सारी के सारी जड़ें फैलती चली गईं और माफिया की फैमिली भी मोस्ट वांटेड बन गई। अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद, जिस पर खुद 53 केस हैं, जो बरेली जेल में है और उसे भी पेशी के लिए अब प्रयागराज लाया गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जो फरार है और अब उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो चुका है। अतीक अहमद का एक बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में है, दूसरा बेटा अली अहमद नैनी की जेल में है, जबकि एक और बेटा असद उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस की रडार पर है। यानी अतीक का घर अपराध का एक ऐसा वृक्ष है जहां जिसकी हर शाख पर जुर्म के निशान हैं। लेकिन अब योगी राज में अतीक और उसके परिवार को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो चुका है। आपने बुरे दिनों के बारे में सुना होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासन में अतीक एंड फैमिली के लिए कांपने वाले दिन आ चुके हैं, क्योंकि जब से योगी ने यूपी की सत्ता संभाली है, अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक योगी राज में माफिया अतीक के गैंग पर कुल 144 कार्रवाई की गई। गैंग से जुड़े करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 करीबियों की पूरी हिस्ट्री शीट खोली जा चुकी है। 14 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। अतीक गैंग के 68 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और अब तक अतीक अहमद से जुड़ी करीब 1200 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। बात देश तोड़ने की कोशिश में लगे अमृतपाल सिंह की, जिसका गुनाह अतीक अहमद से बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। पाकिस्तान के इशारे पर पंजाब को आतंकवाद की आग में झोंकने की कोशिश में लगे अमृतपाल के भागने के लिए अब जमीन कम पड़ने लगी है। वो ना भाग पा रहा है और ना ही पकड़ में आया है। हर अगले दिन उसके निशान सामने आ जाते हैं, कभी सीसीटीवी वीडियो तो कभी उसकी तस्वीरों को पंजाब पुलिस लगातार जारी कर रही है। 17 मार्च को अमृतपाल का पंजाब पुलिस से आखिरी बार एनकाउंटर यानी आमना सामना हुआ था। तब वो पंजाब के अलग अलग हिस्सों, हरियाणा, उसके अलावा उत्तराखंड और दिल्ली में देखा गया था। पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। वो खुद को बचाने के लिए रॉकेट की तरह भाग रहा है। एक और अमृतपाल के पीछे पुलिस है तो दूसरी ओर अमृतपाल के पाकिस्तानी हथियारों की ट्रेसिंग भी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर अभी पंजाब पुलिस का पूरा फोकस इन्हीं दो चीजों पर है। अमृतपाल वाले चैप्टर पर हम बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं अमृतपाल के पाकिस्तानी हथियारों की। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के रास्ते अमृतपाल सिंह को आधुनिक हथियारों की बड़ी खेप भेजी गई। अमृतपाल ने पाकिस्तान से 6 AK-47 और 2 AK-56 मंगवाई। जम्मू कश्मीर के एक तस्कर के जरिए हथियारों की खेप अमृतपाल तक पहुंचानी थी। अमृतपाल टाइगर फोर्स और आनंदपुर खालसा फोर्स के सदस्यों को इसकी ट्रेनिंग देना चाहता था। अमृतपाल एक पाकिस्तानी रिटायर्ड मेजर के साथ अपने साथियों की आधुनिक हथियारों से लैस आर्मी बनाने की प्लानिंग भी कर रहा था। हथियारों की डिलीवरी अभी अमृतपाल को मिली भी नहीं थी, या इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मिली थी या नहीं मिली थी, इसको लेकर पुलिस सूत्रों के मुताबिक आशंका है कि कंसाइनमेंट मिलने से पहले या इसके दौरान ही पंजाब पुलिस का ऑपरेशन अमृतपाल शुरू हो गया। पंजाब पुलिस ने NIA को पूरे मामले की जानकारी दे दी। तो अमृतपाल के हथियारों के बाद अब फिर अमृतपाल पर आ जाते हैं, जिसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। अमृतपाल के नेपाल भागने की कोशिशों को देखते हुए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर अमृतपाल की तस्वीरें लगा दी गई हैं। अमृतपाल के साथ पप्पन प्रीत के पोस्टर्स भी इलाके में लगा दिए गए हैं। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि अमृतपाल महाराजगंज के रास्ते नेपाल भाग सकता है। महाराजगंज की 84 किलोमीटर सीमा पर कड़ी निगरानी की जा रही है। नेपाल से लगे यूपी के 5 जिलों में SSB और पुलिस टीम अलर्ट पर है और इसको लेकर के पोस्टर जो लगाए गए हैं, उम्मीद की जा रही है कि शायद उससे कुछ सुराग हाथ लग पाए। पंजाब पुलिस भले ही अब तक अमृतपाल को नहीं पकड़ पाई है, लेकिन उसे भागने में मदद करने वाले, उसके इरादों को सफल बनाने की कोशिश करने वाले लोग अब पुलिस के शिकंजे में लगातार आते जा रहे हैं। जालंधर पुलिस ने 20 मार्च को पटियाला से एक महिला को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी इतनी गोपनीय रखी गई थी कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। गिरफ्तार महिला का नाम बलजीत कौर है। इसने 19 मार्च को अमृतपाल के रहने की व्यवस्था की थी। अमृतपाल और पप्पनप्रीत दोनों सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस महिला के घर पर रहे। 19 मार्च को कुरुक्षेत्र के शाहबाद के लिए ये फिर बाइक से रवाना हुए। जांच में पता चला कि बलजीत कौर पप्पनप्रीत सिंह के साथ कुछ वर्षों से संपर्क में थी। संदिग्ध महिला बलजीत कौर पप्पनप्रीत की मुंहबोली बहन बताई जा रही है।
इसके अलावा पुलिस अभी और कुछ बता नहीं रही है और कह रही है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। इस बीच अमृतपाल के उन विदेशी समर्थकों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है जो अलग अलग देशों के भारतीय उच्चायोग और एम्बेसी में तोड़फोड़ कर रहे थे। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वकील ने दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज करवाते हुए खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और प्रदर्शनकारी खालिस्तान समर्थकों का पासपोर्ट रद्द करने की भी मांग की है। यानी अगर इस मांग पर दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई तो भारतीय पासपोर्ट लेकर भारत के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और सत्ता में अब आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, जिसमें काले रंग की मात्रा बहुत ज्यादा है। विपक्ष के शब्दों में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होना लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। इसलिए आज कांग्रेस समेत करीब करीब सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने काले वस्त्र धारण किए। कांग्रेस के काले कपड़े वाले विरोध पर आए उससे पहले आज राहुल गांधी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह कि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल को बहुत बड़ा झटका लगा है। लोकसभा की हाउसिंग सोसाइटी ने हाउसिंग जो कमेटी है उसने राहुल गांधी को सांसदों को मिलने वाले सरकारी घर खाली करने का नोटिस भेज दिया है। 30 दिनों के अंदर राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी अभी 12 तुगलक लेन में रहते हैं। ये बंगला उन्हें 2004 में आवंटित किया गया था। तब से राहुल गांधी लगातार इसी बंगले में रह रहे हैं। अब राहुल गांधी एसपीजी प्रोटेक्टिव भी नहीं है, लिहाजा सरकारी बंगला बनाए रखने की दलील भी अब नहीं दी जा सकती। और उस नोटिस के बाद हम जो बता रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, राहुल गांधी 30 दिनों तक बंगला खाली नहीं करना चाहते तो वो चिट्ठी लिखकर समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग कर सकते हैं। इस नोटिस में है लिखा, राहुल गांधी को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक की समय सीमा मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें बाजार भाव पर बंगले का किराया देना होगा। तो कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीद परिवार का अपमान बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी से बंगला तो खाली करा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जिस तरह से राहुल गांधी राज कर रहे हैं वो खाली नहीं किया जा सकता। कि इस देश में कई लोग ऐसे हैं जो सांसद नहीं रहे हैं, पूर्व हैं, लेकिन वो अपने बंगलों में डटे हुए हैं। लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता से घर खाली करवा लेने की इतनी जल्दी है इस सरकार को। पहले संसद से निकाल दिया, अब घर से निकाल देंगे। भाजपा की एक सांसद ने कह ही दिया था कि राहुल गांधी को देश से निकाल दो, और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा घर खाली भी करवा लेगी। करवा ले ये सरकार राहुल गांधी जी से उनका घर खाली, लेकिन जनता के दिलों से राहुल गांधी को आप कैसे निकाल पाएंगे। और इस वक्त मेरे हाथ में वो नोटिस है जो कि राहुल गांधी को दे दिया गया है और जिसमें उन्हें 1 महीने का वक्त दिया गया है। और ये डॉक्टर मोहित राजन है, डिप्टी सेक्रेटरी, उनकी तरफ से ये नोटिस दिया गया है राहुल गांधी को। और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अब उनको 1 महीने तक का वक्त तो है, और उसके बाद में अगर वो रुकना चाहते हैं तो जैसा हमने आपको बताया था कि 6 महीने तक वो रुक सकते हैं, लेकिन उन्हें बाजार भाव के हिसाब से उस बंगले का किराया देना होगा। राहुल गांधी से पहले भी कई पूर्व सांसदों ने बंगला खाली उनसे करवाया जा चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह से बंगला खाली कराया गया था, पप्पू यादव और रंजीत रंजन से भी खाली कराया गया। शरद यादव की सदस्यता जाने के बाद कोर्ट से स्टे लेकर वो आए थे। अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा भी बंगला खाली करने के नोटिस पर कोर्ट से स्टे ले आए थे। लेकिन कई सांसद ऐसे भी हैं जिनकी सदस्यता खत्म होने के बाद भी वो बंगले में रहते रहे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, ये वो तमाम नाम हैं। लेकिन इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक का जो इतिहास रहा है बंगलों को लेकर के, उसमें कई ऐसे नाम हैं जो लंबे वक्त तक संसद सदस्य न होने के बावजूद इन बड़े बड़े बंगलों में रहे। ऐसा अभी देखने को मिल रहा है कि सदस्यता गई और जाने के साथ ही नोटिस भी सामने आ गया। अब काले कपड़े वाले विरोध प्रदर्शन पर आ जाते हैं। कांग्रेस के काले कपड़े वाले विरोध में आज वो विपक्षी पार्टियां भी शामिल हुई जो अब तक कांग्रेस से 2 राजनीतिक गज की दूरी बनाए हुए थी। इसे राजनीतिक डिस्टेंसिंग भी कह सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बराबर की दूरी बनाकर चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद टीएमसी अब कांग्रेस के साथ आ गई है। हालांकि अब तक कांग्रेस के साथ दिखने वाली शिवसेना ने उनसे थोड़ी दूरी बनाने के संकेत दे दिए। और आज की इन राजनीतिक घटनाओं पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की जो कुंजी तैयार की है उसे 4 हिस्सों में और 4 सवालों में बांटा गया है। पहला, कांग्रेस का आगे का एक्शन प्लान क्या है। दूसरा, राहुल गांधी के मुद्दे पर टीएमसी का साथ कितना लंबा चलेगा। तीसरा, वीर सावरकर के मुद्दे पर क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस से दूर हो जाएंगे।
और चौथा और बड़ा सवाल ये कि बीजेपी की रणनीति क्या है। हम इन सवालों पर लौटेंगे। उससे पहले आज संसद से विजय चौक तक राजनीति कैसे हुई ये समझते हैं। आज संसद की शुरुआत से पहले कांग्रेस की एक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तक शामिल हुई। बैठक के बाद जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर पेपर फाड़कर फेंक दिए गए। इसके तुरंत बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। ऐसा होते ही सदन की लड़ाई सड़क पर पहुंच गई और काले कपड़े में विपक्षी दलों का प्रदर्शन शुरू हो गया। हमारी टीम ने इस प्रदर्शन पर एक छोटी सी रील तैयार की है, वो देखिए, फिर आपको सत्ता की कुंजी डिटेल में समझाएंगे। मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो डर रहे हैं, और जो लोग डरते हैं कभी ना कभी मरते भी हैं। क्या कांग्रेस काले कपड़े काले कारनामे करने के बाद पहनती रहेगी? क्या काले जादू तक भी ये पार्टी जाएगी अपने बचाव के लिए? बात है ये गायक जितना डरता है उतना ही गलतियां करता है। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में देश भर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस के नेता जो ये काले कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े नहीं पहने हैं, इनका वास्तविकता में आवरण उतर गया है। ये जो अंदर था वो बाहर आ गया है। अंदर की कालिमा अब शरीर के ऊपर भी साफ दिखने लगी है। और अब बात कांग्रेस की, जिसमें सवाल ये कि कांग्रेस आगे क्या करने वाली है। कांग्रेस का एक्शन प्लान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा राजनीतिक एक्शन का है, जिसके तहत 29 मार्च को कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दूसरा हिस्सा कानूनी एक्शन का है। कांग्रेस ने राजनीतिक एक्शन तो शुरू कर दिया है, लेकिन कानूनी एक्शन पर कांग्रेस की ओर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। कांग्रेस के पॉलिटिकल एक्शन का जो डे प्लान है, उसके मुताबिक 29 मार्च को सभी राज्यों की राजधानी में कांग्रेस के बड़े नेता मीडिया से बात करेंगे। अब तक राहुल गांधी अडानी से जुड़े मुद्दों को जोड़कर इस पर उठाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी का मुद्दा छाया रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कारोबारी गौतम अडानी के रिश्तों पर कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के भीतर नेताओं का एक तबका आशंका जता रहा है अडानी के मुद्दे की हैंडलिंग में बदलाव आना चाहिए, वरना 2019 में जैसे राफेल के मुद्दे ने नुकसान पहुंचाया, वैसे ही 2024 में अडानी राफेल ना साबित हो जाए। TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कांग्रेस ने गौतम अडानी और पीएम नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर राज्य की राजधानियों में प्रदर्शन करने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन यूपी और बिहार के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि सिर्फ अडानी के नारे से जनता कनेक्ट नहीं कर पा रही है। अडानी के मुद्दे को जनता से जोड़कर उठाना होगा, इसे महंगाई बेरोजगारी से भी जोड़ना होगा, वरना कहीं इसका हाल भी 2019 के राफेल जैसा ना हो जाए। सूत्रों के मुताबिक यूपी से आने वाले राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, सांसद रंजीत रंजन से जब इस बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा तो खड़गे ने 2 टूक कहा और जवाब दिया कि कोई आए या ना आए, मैं अकेला ही पोस्टर बैनर लेकर निकलूंगा। इसके बाद ये नेता सधे हुए अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। सुनिए TV9 भारतवर्ष के सवाल पर कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने क्या कहा। अडानी ने जो घोटाला किया वो सीधा जनता से जुड़ा हुआ, जनता के पैसे का घोटाला है। जैसे आप देखें 29 करोड़ लोगों का खाता था SBI इसमें इन्वॉल्व है, LIC में भी करोड़ों लोगों का खाता है, वो पूरा इन्वॉल्व है। प्लस इसको हम लोग निश्चित रूप से महंगाई बेरोजगारी से भी जोड़ के और प्रांत के सभी राजधानियों में बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे और इस
मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। अडानी पे अगर सब लुटाया न गया होता तो महंगाई भी न होती, और महंगाई का, बेरोजगारी का जो घटना हुई कश्मीर में, लद्दाख में, ये सारे मुद्दे हम उठाना चाहते हैं। बहुत दिनों के बाद आज ममता बनर्जी की टीएमसी कांग्रेस के समर्थन में दिखी। कांग्रेस के लिए ये अच्छी बात है। बस ये देखना है कि ये साथ सिर्फ राहुल गांधी के मुद्दे पर है या फिर 2024 की रणनीति दोनों दल साथ मिलकर बनाते हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ नया संकट ये है कि एक सहयोगी आता है तो दूसरा वापस जाने लगता है। शिवसेना राहुल गांधी के उस बयान से, शिवसेना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, नाराज है, जिसने उन्होंने कहा था कि वो सावरकर नहीं है जो माफ़ी मांगे। इस बात को लेकर के उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराज़गी जताई थी। राहुल गांधी के इस बयान पर कल सबसे पहले उन्होंने नाराज़गी जताते हुए कहा था, और इस पर संजय राउत ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर हमारे और देश के लिए श्रद्धा का विषय है, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के नेताओं में काफ़ी गुस्सा है। महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना के सभी सांसदों ने आज संसद भवन में शिवाजी की मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। वीर सावरकर पर राहुल गांधी ने क्या कहा था और इस पर कैसे प्रतिक्रिया हो रही है, आप ये सारी बातें इस छोटी सी रील के जरिए समझिए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। तुम्ही कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत गेला, संजय राऊत तिकडे गेले होते, सोबत गेली होती, आम्ही सुद्धा तुमच्या सोबत राहिलो। पण आज जाहीर राहुल गांधींना मी सांगतोय की ही लढाई जी आहे ती लोकशाहीची लढाई आहे। कृपा करून नव्हे तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। देशभक्त स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का बार बार जानबूझकर अवमान करने का काम ये राहुल गांधी कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का देशद्रोह है। ये बयान गलत है। वो गांधी जरूर है, लेकिन सावरकर को घसीटने की जरूरत नहीं है। सावरकर जी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का एक स्रोत रहे हैं। हम जो आज महाराष्ट्र में लड़ाई कर रहे हैं उसकी प्रेरणा शिवाजी महाराज और सावरकर। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते। तो राहुल गांधी के वीर सावरकर वाले बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन बीजेपी का फोकस नया नैरेटिव बनाने का है। बीजेपी पूरे मामले को ओबीसी के नैरेटिव में बदलना शुरू कर चुकी है। राहुल गांधी के बयान को पीएम मोदी और ओबीसी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी ओबीसी वोटरों के पास जाएगी। इसके लिए बीजेपी ओबीसी मोर्चा बीजेपी के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल से अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल तक पूरे देश में एक अभियान चलाएगा। इन 9 दिनों के अभियान में बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री देश भर के करोड़ों ओबीसी परिवारों के घरों तक पहुंचेंगे। इस अभियान के दौरान बीजेपी का फोकस इस बात पर रहेगा कि राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने या सार्वजनिक तौर पर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी, यानी उनको अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। यहां आपको राहुल गांधी का वो 2018 वाला बयान भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने असल में कहा क्या था। एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अब बीजेपी क्या कर रही है ये भी समझना जरूरी है। बीजेपी की इस कोशिश के पीछे की राजनीति बहुत साफ है। देश में ओबीसी वोटर्स की संख्या 50% से ज्यादा है। चुनावी राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में लगभग 58% ओबीसी, मध्य प्रदेश में 48%, छत्तीसगढ़ में 45%, राजस्थान में 50%, तेलंगाना में 54% और आंध्र प्रदेश में 52%। इसके अलावा तमिलनाडु में 63% और ओडिशा में 54% से ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं। बीजेपी की नजर राहुल गांधी के बयान के बहाने इन राज्यों के ओबीसी वोटर्स पर है, जिन्हें वो अपने पक्ष में मजबूती से बनाए रखना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष बीजेपी के ओबीसी सांसदों और ओबीसी मंत्रियों के साथ 29 मार्च के दिन बुधवार को डिनर भी करेंगे। इस डिनर में
बीजेपी के 70 से ज्यादा ओबीसी सांसद और ओबीसी मंत्री अपने क्षेत्र में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन नेताओं को राहुल गांधी की ओबीसी विरोधी मानसिकता को उजागर करने का जिम्मा दिया जाएगा। तो यह है पूरा राजनीतिक गेम प्लान, जहां सब आक्रमण का उद्घोष कर रहे हैं। देश की बड़ी और अहम 9 खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के मुताबिक उन्हें 30 दिन में इस सरकारी बंगले को खाली करना होगा। राहुल की सांसदी जाने के विरोध में कांग्रेस ने आज संविधान बचाओ आंदोलन किया। कांग्रेस के सभी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। मार्च में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने आज फिर अडानी के बहाने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, LIC की पूंजी अडानी को, SBI की पूंजी अडानी को, EPFO की पूंजी भी अडानी को। मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। मोदी सरनेम को लेकर राहुल ने जो बयान दिया था, उसे लेकर सांसदों ने राहुल से माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी और अडानी मुद्दे पर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के मुंह के सामने काला कपड़ा लहराया, जिसके बाद स्पीकर ने संसद को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया। दोबारा सत्र शुरू होने पर भी सांसदों ने स्पीकर के ऊपर कागज के टुकड़े फेंके।